Hi everyone. So let us start with PYQ's discussion. सबसे पहले we are starting with 1A में Western political thought से and Plato से. So सबसे पहले क्या आता है? Last year this question was asked main में critically examine Plato's theory of forms. Now what is Plato's theory of forms? Plato's theory of forms क्या है? It is nothing but theory of ideas ही है Plato's theory of forms में वही चीज लिख कर आनी थी वहां पर. सो अब इन आंसर्स को ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए? अब साथ में कीवर्ड देखो, उसने लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन। तो अगर ये चीज है और 15 मार्कर है तो अपने आप समझ जाना कि क्रिटिसिज्म साथ में इसका लिखना ही पड़ेगा, हमें पूरा क्रिटिक डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को जो हमारी रेडीमेड इंट्रोडक्शन है उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई कर कर वी कैन स्टार्ट। जैसे कि बोल सकते हैं कि एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल आइडियलिज्म भी लिख सकते हो, एंड ही हैज गिवन हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फिर आइडियाज बेस्ड अपॉन इन्फ्लुएंस होकर, किससे इन्फ्लुएंस होकर दी थी? सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो क्या था, किसके बेसिस पर दी थी? उसने यही बोला था कि बियॉन्ड द रियल वर्ल्ड लाइज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज या फिर फॉर्म्स विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो वो क्या दिखाना चाहता था कि देयर इज अ परफेक्ट नॉलेज, एंड जो नॉलेज हमारे सोफिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट नॉलेज इज इनकरेक्ट, दैट इज इनएक्यूरेट। सो यही चीज यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो इंट्रोडक्शन हमने कर दी, बता दो इंट्रोडक्शन में ही कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ही है, उसने सोक्रेटिस से इन्फ्लुएंस होकर उसमें उसने ही हैज ट्राइड टू एस्टैब्लिश द सुपीरियोरिटी ऑफ आइडिया ओवर मैटर। नाउ फिर सेकंड पैराग्राफ से आ जाओ, उसमें वी विल डायरेक्टली टेल कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज है क्या, उसकी एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट कर देंगे। सो वी विल राइट कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है। उसमें ही हैज टोल्ड दैट बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड देयर लाइज अ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या फिर आइडियाज विच इज द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल फॉर्म। ठीक है, इट इज परफेक्ट मैनिफेस्टेशन, इट इज इम्यूटेबल, इट इज द अल्टीमेट रियलिटी, एंड रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। जो हमारा रियल वर्ल्ड है विच इज इट इज नथिंग बट द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, ये चेंज होता रहता है, एंड जो हमारी फॉर्म्स या आइडियाज हैं दे आर द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है वहां पर, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी। फिर उसमें कैसे पता चलेगा कि आइडिया क्या है? उसके लिए ही हैज यूज्ड एग्जांपल ऑफ एलिगरी ऑफ केव के एग्जांपल से उसने दिखाया कि अवर कंडीशन कैसी होती है, विद अवर हैंड्स टाइड एंड फेसिंग अवे फ्रॉम सन, हम अपनी शैडोज को ही रियल समझ बैठते हैं। तो वो एग्जांपल भी लिखकर बताना। एंड फिर व्हाट इज द रियल आइडिया, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए उसने क्या बोला? इट विल बी नोन, जो हमारी सोल है उसके थ्रू पता चलेगा, एंड बाय मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स या रीजनिंग वी विल अंडरस्टैंड दैट आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी। सो बस यही करना है वहां पर, इंट्रोडक्शन, उसके बाद 2 पैराग्राफ में हम इसकी ऐसे एक्सप्लेनेशन दे देंगे, एंड नेक्स्ट देन वी विल मूव टू अपना क्रिटिसिज्म। तो जो हमारा 1.5 पेजेस यही से फिल हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट हाफ में हमारा क्रिटिसिज्म वाला पार्ट। नाउ इट विल गो ऑन 1 या 2 पैराग्राफ पे, फिर हमारा अल्टीमेटली कंक्लूडिंग पैराग्राफ। सो ऐसे 3 पेजेस हमें इसके फिल करने होंगे। सो क्रिटिसिज्म में क्या आएगा? एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म आ जाएगा। एरिस्टोटल ने बोला इट इज नॉट करेक्ट टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई फॉर्म और ऑब्जेक्ट्स को अलग से। एंड मार्क्स ने भी क्या बोला? इट इज द मैटर नॉट आइडिया विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। ऐसे ही कार्ल पॉपर ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज में बोल दिया, बिगेस्ट क्रिटिक, कि दिस गिव्स राइज टू कि एसेंशियलिज्म। आगे एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें भी उसने बताया था ना, होलिज्म, एसेंशियलिज्म, हिस्टोरिसिज्म। तो वो जो एसेंशियलिज्म वाला पार्ट है वो यही है, इसी का ही क्रिटिक है एसेंशियलिज्म, कि आइडिया या एसेंस अल्टीमेट रियलिटी है। इसकी वजह से क्या होता है? इट गिव्स राइज टू ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। तो इन तीनों का क्रिटिसिज्म वहां पर जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि दो जो प्लेटो ने बोला है इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, हाउएवर उसमें क्या था? जेन्युइन डिजायर थी, व्हाट टू मेक एथेंस आइडियल स्टेट बनाना चाहता था, इसीलिए ही गेव दिस आइडियाज। एंड आज भी अगर हम देखें सो उसकी जो एसेंस है वो यही चीज है, दैट हमें मटेरियल चीजों पर नहीं जाना, हमें मनी की तरफ नहीं जाना। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी देन टू बी अ मैन ऑफ वेल्थ। सो वही चीज वो दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल वेल्थ। दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, एंड फिर फिलोसोफर किंग से भी इसको हम चाहें तो लिंक कर कर बता सकते हैं कि उसमें भी हमें इसकी रिफ्लेक्शंस देखने को मिलती है। एंड अल्टीमेटली ही एस्टैब्लिश सुपीरियोरिटी ऑफ आइडियाज ओवर मैटर, हेंस ही इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलिज्म। ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ने फर्दर हमारी फिलोसफी को
पॉलिटिकल फिलॉसफी को, आइडियलिज्म को शेप किया। सो ऐसे वी कुड हैव अप्रोच इस आंसर को। तो हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो वहां पर ऐसे ही यूज होगा। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। अब ये है 20 मार्कर। सो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये ओपन सोसाइटी क्या है ये बताना भी हमारे लिए जरूरी है आंसर में। वी हैव टू एड्रेस दैट टू। नाउ इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिक जो हमारी इंट्रोडक्शन है उसी के साथ प्रॉपर क्रिटिसिज्म भी लिंक कर देना। ठीक है कि प्लेटो के आइडियाज हैं this. However, his ideas have often been criticized and linked with authoritarianism, totalitarianism, and this is why scholars like Karl Popper in his work Open Society and Its Enemies में उसे बोला है enemy of open society. Now फिर इसके बाद नेक्स्ट इंट्रो में हो गई है मेरी। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या करूंगा? मैं बताऊंगा कि व्हाट इज ओपन सोसाइटी। 20 मार्कर है, ये बताना पड़ेगा। सो ब्रीफली बताओ कि ओपन सोसाइटी इज द वंस लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस होती हैं वहां पर, डिसेंट होता है, वही सारे जो फीचर्स हमारे लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के होते हैं उसी को हम बोलते हैं ओपन सोसाइटी। नाउ फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि हाउएवर जो प्लेटोस के वर्क्स हैं जैसे फिलोसोफर किंग, हिज आइडियल स्टेट, उन्हें क्रिटिसाइज किया है पॉपर ने। क्या बोला है कि दीज अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, बिकॉज प्लेटो ने क्या किया? फिलोसोफर किंग को अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट अथॉरिटी दे दी। इट क्रिएट्स अ रेजिमेंटेड सोसाइटी एंड इट इज अगेंस्ट हमारा लिबरल सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है ओपन सोसाइटी का। ठीक है, सो यही चीज है। एंड फिर उसने जो स्पेसिफिक अपनी रीजनिंग दी, जैसे ये होलिज्म, एसेंशियलिज्म, हिस्टोरिसिज्म, ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग, एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी, एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी लिबर्टी है। एंड उसने क्या किया? उसमें हमें देखने को मिलता है होलिज्म। एक तो वो रैडिकल होलिस्टिक चेंजेस की बात करता है और उसके अलावा वो इंडिविजुअल को सैक्रिफाइस कर रहा है फॉर कलेक्टिविटी, फॉर होल। फिर उसमें हमें देखने को मिलता है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म मतलब वही पॉपर वाला जो पहले हमने पढ़ा था कि आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी, ही क्लेम्स टू नो द एसेंस, जिसको अथॉरिटेरियन रिजाइम्स अपना जस्टिफिकेशन के लिए यूज करती हैं। फिर हिस्टोरिसिज्म, आइडियोलॉजिकल यूज ऑफ हिस्ट्री, अगेन वही टोटलिटेरियन फासिस्ट रिजीम्स भी इसको यूज करती है। एंड ऑल्सो हिज हेट्रेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। सो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स लिखने बहुत जरूरी हैं, ये भी आएगा एंड ये तीनों कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंसर में। सो इन्हीं रीजंस की वजह से ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। एंड सिमिलर चीज ही बोली है इसाया बर्लिन ने भी। इन प्लेटो वी सी द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, अब ये सब चीजें हो जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें एक पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा काउंटर, जिसमें हम प्लेटो के आइडिया को डिफेंड करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज हम लेविंसन का ला सकते हैं। लेविंसन हैज रिटन इन डिफेंस ऑफ प्लेटो कि कंपेयरिंग प्लेटो विद मॉडर्न टोटलिटेरियन रिजाइम्स या अथॉरिटेरियन रिजाइम्स इज इम्प्रैक्टिकल। इट इज लाइक कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल्स। फिर कॉन्टेक्चुअल अप्रोच क्या बोलती है? क्या बोला था? एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। तो हमें ये लिख कर आना, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। दो भले ही ये मैकेबली में पढ़ते हैं बट इसमें भी हम लिख सकते हैं। तो हमें प्लेटो का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? देयर वाज जेन्युइन डिजायर प्लेटो में, ही वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। और उसके लिए रीजन क्या था? एथेंस वाज रूल्ड बाय इग्नोरेंस। एंड इसीलिए वो फिलोसोफर किंग लेकर आ रहा था, दैट विल बी अ रूल ऑफ रीजन एंड वर्च्यू विच विल एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट इग्नोरेंस। सो जो प्लेटो ने जो हमारे आइडियाज दिए, उनका पर्पस क्या था? रीजन एंड वर्च्यू आए एंड मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, इग्नोरेंस से रूल ना होने की बजाय रीजन से रूल हो। सो ये लिख कर आना जरूरी। Thus there was a genuine desire in Plato justice establish करना सोसाइटी में। ठीक है, टू एम्पावर द पीपल ऑफ एथेंस, टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। उसी लिए उसने ऐसे ये रिफॉर्म्स सजेस्ट किए। ठीक है, सो ऐसे कंक्लूजन में हमें ये चीज एड्रेस कर कर लिखनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? लिख लोगे इसका आंसर? अब चलते हैं नेक्स्ट। प्लेटोस कम्युनिज्म इज अ सप्लीमेंट्री मशीनरी टू गिव इफेक्ट टू एंड रीइंफोर्स द स्पिरिट। बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, उसमें स्टेटमेंट को क्लियरली समझो। पहली पार्ट में क्या बता रहा है वो कि प्लेटोस कम्युनिज्म इज अ सप्लीमेंट्री मशीनरी। किसके लिए सप्लीमेंट्री मशीनरी है? टू गिव इफेक्ट टू एंड रीइंफोर्स द स्पिरिट विच एजुकेशन। मतलब उसका कम्युनिज्म क्यों लेकर आया वो?
एडिशनल सेफगार्ड की तरह लेकर आया था। किस लिए? बिकॉज़ एजुकेशन से हमें फिलोसोफर किंग तो पता चल जाएगा, बट फिलोसोफर किंग के ऊपर भी उसने एक एडिशनल चेक रखा, ताकि जो रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटीज़ भी हैं फिलोसोफर किंग की करप्ट होने की, उन्हें भी वी आर एबल टू कंट्रोल, एंड दैट इज़ व्हाई ही ब्रॉट द कम्युनिज़्म। बस वही चीज़ यहाँ पर मुझे लिखकर बतानी है, ठीक है? बहुत ही सिंपल। अब इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सो पहले स्टार्ट कर दो कि प्लेटो इन हिज वर्क रिपब्लिक में उसने आइडिया दिया है अपना कम्युनिज्म का। किस लिए? विद द पर्पस टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। तो वो चाहता था एथेंस एक आइडियल स्टेट बन जाए। इट वाज रूल्ड बाय इग्नोरेंस, एंड इसीलिए उसने रिफॉर्म सजेस्ट किए, जैसे कि अपना कम्युनिज्म। सो इफ यू वांट टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट तो क्या चाहिए? इट मस्ट बी पीपल मस्ट बी नोइंग द आइडिया ऑफ जस्टिस। जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट आइडिया ऑफ जस्टिस? गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो ने दिखाया दैट अगर सोसाइटी को हमें एम्पावर करना है, एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना है, then it is important for us to know the idea of justice, and which is nothing but justice is proper stationing and non-interference. सो क्लासिफिकेशन करी, जैसे इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं वैसे ही स्टेट में हमारा चला जाएगा, प्रॉपर स्टेशनिंग होगी, नॉन इंटरफेरेंस हो जाएगा, एंड हमारी आइडियल स्टेट बन जाएगी विच विल बी रूल्ड बाय हमारा फिलोसोफर्स। ठीक है? सो प्रॉपर स्टेशनिंग होगी, नॉन इंटरफेरेंस होगी, एंड आइडियल स्टेट विल बी रूल्ड बाय फिलोसोफर्स। सो उसने ही गेव टू मशीनरीज या टू अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट था एजुकेशन। तो ये पहले उसको बताओ कि व्हाट वाज हिज थ्योरी, कि एजुकेशन के थ्रू क्या होगा, जस्टिस अचीव करना है, आइडियल स्टेट बनानी है। सो हम एजुकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन है मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ करेज और मैन ऑफ एपिटाइट, उसमें से सेग्रीगेट करेंगे, एंड फिर इनमें से जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा वो हमारा फिलोसोफर किंग बनकर आएगा। ही इज द सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सेक्रीफाइस। ही विल इवन सेक्रीफाइस अपना लव फॉर नॉलेज फॉर द सेक ऑफ स्टेट। वो आएगा, स्टेट को लीड करेगा, हेल्प करेगा। सो आइडियल स्टेट बनाना है, सो हमें फिलोसोफर्स चाहिए, उन्हें रूलर बनाना है। तो वही जो स्टेटमेंट थी ना, अनलेस रूलर्स बिकम फिलोसोफर और फिलोसोफर्स बिकम अनलेस फिलोसोफर बिकम्स द रूलर्स लर्न फिलोसफी, देयर इज नो एंड टू प्रेडिकमेंट ऑफ लाइफ। तो वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। सो दस एजुकेशन से हमें पता चल जाएगा फिलोसोफर किंग आ जाएंगे। अब हाउएवर उसके बियॉन्ड भी ही इंट्रोड्यूस, सेकंड आ जाएगा कम्युनिज्म। सो कम्युनिज्म क्यों इंट्रोड्यूस किया? एज एन एडिशनल सेफ गार्ड। तो हमारी जो गार्डियन क्लास थी, ये फिलोसोफर किंग है, उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया? एडिशनल सेफ गार्ड। तो बताओ कि ही इंट्रोड्यूस कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड फैमिली एज एन एडिशनल सेफ गार्ड फॉर द गार्डियन क्लास। किस लिए? To check even the remotest possibility of philosopher king becoming corrupt. क्यों? Because according to Plato, ignorance, corruption, nepotism, यही सब चीजें थे जिसकी वजह से एथेंस का डाउनफॉल हो रहा था। एंड इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फिलोसोफर किंग जो सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सैक्रिफाइस हो, एंड उस पे भी हम एडिशनल सेफगार्ड्स लगा रहे हैं वाया कम्युनिज्म। सो प्रॉपर्टी, फैमिली, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट स्पेसिफिकली फॉर द गार्डियन क्लास। सो ये ही इंट्रोड्यूस्ड अ हीरोइक रेमेडी। ये कीवर्ड लिखकर आना, हीरोइक रेमेडी लेकर आया वो, टू टैकल इग्नोरेंस, करप्शन एंड नेपोटिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिज्म। सो पहला चेक लेकर आया वाया एजुकेशन, एंड उसके बाद भी एडिशनल चेक वाया कम्युनिज्म। एंड देन इसके बाद इसका हम क्रिटिसिज्म क्या लिख सकते हैं? एड्रेस कर दिया सारी चीजों को, बट क्रिटिसिज्म जरूर लिख कर आना। क्रिटिसिज्म क्या था? वही, डायग्नोसिस इज करेक्ट बट प्रिस्क्रिप्शन इज इनकरेक्ट। एंड फिर एरिस्टोटल ने क्या बोला था? एरिस्टोटल ने भी यही सिमिलर चीज बोली थी उसको, कि कम्युनिज्म का आइडिया इम्प्रैक्टिकल है, प्रॉपर्टी इज सोर्स ऑफ वर्च्यू, फैमिली की कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स इज कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल। तो वो क्रिटिसिज्म लिख कर आ जाना। बट उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? फिर से देखो, अब बार बार मेरे प्लेटो का एक ही क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो उसमें बता देना कि उसमें जेन्युइन डिजायर थी, उसका कॉन्टेक्स्ट था एथेंस वाला, एंड इसीलिए ही उसने ये एडिशनल रेमेडी इंट्रोड्यूस करी थी टू इंश्योर कि एथेंस विल बी रूल्ड बाय मैन ऑफ रीजन, मैन ऑफ वर्च्यू। ठीक है? दो इसका प्रिस्क्रिप्शन हैज बीन क्रिटिसाइज। अंडरस्टूड? तो ऐसे कंक्लूजन कर कर यू कैन ऑलवेज राइट। फिर इसको अगर आइडियाज को प्रेजेंट टाइम में या और जगह भी लिंक करना चाहते हो तो लिंक कर सकते हो, कि अगर देखें पॉलिटिकल करप्शन दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इशू इन प्रेजेंट टाइम्स, एंड इसीलिए
रूलर्स की इंटेग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है एंड मैकियावेली ने भी यही बोला था कि वर्चुअस लीडर्स, वर्चुअस रूलर्स होने ज़रूरी हैं। अंडरस्टूड? सो मिनिमल प्रॉपर्टी हो एंड वो सारा फोकस कर पाए अपना स्टेट के बेनिफिट, स्टेट के एम्पावरमेंट के लिए। दिस इज व्हाट प्लेटो वांटेड। तो जेन्युइन डिजायर उसकी यही थी। क्लियर? तो ऐसा हम अपना कंक्लूजन बिल्ड कर देंगे। सिंपल, अंडरस्टूड। नाउ डू राइट देम एंड प्रैक्टिस कर लेना इन्हें। अब इसके बाद एरिस्टोटल का भी एक देख लेते हैं। सो एरिस्टोटल के बाद क्या क्वेश्चन पूछा था ये, एक्सप्लेन द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ इस बार फिर से चांसेस है एरिस्टोटल के आने के। So Aristotelian view of politics, and second statement देखो, to what extent do you think it has contributed to the development of modern day constitutional democracies? तो ये modern day constitutional democracies क्या है, ये भी हमें लिंक कर कर बताना पड़ेगा उसके आइडियाज के साथ। ठीक है? सो अब जैसे उसका व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है तो उसकी सारी चीजें उसमें मेंशन कर देना एंड डायरेक्टली उन्हें फिर हमें बाद में मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के साथ लिंक करना पड़ेगा। उसमें नथिंग बट वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, रोल ऑफ सिटीजनरी, यही सब चीजें उसके आइडियाज लिंक कर कर दिखाने हैं हमें। सो इसे कैसे स्टार्ट करें, हाउ शुड बी स्टार्टेड? सो ऐसे क्वेश्चन में वी कैन डायरेक्टली लिंक दिस लाइन एंड इसी के साथ वी कैन स्टार्ट। For example, we can start कि Aristotle, the father of political science and constitutionalism, in his classic, the politics, describes man as zoo politikon. In the words of Aristotle, man is by nature a political animal and state is the highest of all associations. ठीक है? तो इसी से क्या हो रहा है, डायरेक्टली जो उसके पॉलिटिक्स पे व्यू है वो मुझे ये उसका जो स्टेट पे व्यू था वो भी बताना पड़ेगा इसमें कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। पर्पस क्या है स्टेट का, फिर पॉलिटी, फिर रूल ऑफ लॉ, ये तीनों चीजें मुझे बतानी पड़ेगी एंड इनको फिर मैं लिंक करूंगा। सो इंट्रोडक्शन में मैं यही चीज बता दूंगा एंड सेकंड पैराग्राफ में मैं बताऊंगा कि पर्पस ऑफ स्टेट क्या है। दैट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट का रोल क्या है, इट कल्टिवेट्स वर्च्यू एंड हैप्पीनेस। एंड उसके बाद ही इसी में मैं ऐड ऑन कर लूंगा कि ये स्टेट का पर्पस है, इसीलिए स्टेट बनाई है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड बियॉन्ड दैट ही हैज एनालाइज मल्टीपल governments, multiple constitutions, and based upon that, he devised polity as the best practicable form of government. क्यों? Because polity stands as a golden mean between oligarchy and democracy, दोनों के बीच का golden mean होता है। तो according to Aristotle, polity is the best practicable form of government. It is the rule of middle class and it is based upon his golden mean. ठीक है? So it will balance out डेमोक्रेसी और ओलिगार्की में जो इश्यूज हैं हमारे, उसको बैलेंस आउट करेगी। सो ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा हिज व्यू पॉलिटी का। फिर उसके बाद किस लिए, वही सारे हमने बेसिक एक लाइन में रीजन बता देंगे। बिकॉज पॉलिटी विल बी रूल ऑफ मिडिल क्लास, दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पुअर एज वेल एज रिच। तो हमारे जो डेमोक्रेसी और ओलिगार्की में फ्लॉज होते हैं, टायरनी का इशू रहता है, एंड जो हमारे रिच होते हैं दे सफर फ्रॉम इग्नोरेंस। तो उन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं पॉलिटी के अंदर। ठीक है? नाउ इसके बाद हम इसको फिलोसोफर किंग से भी लिंक कर देंगे कि ही हैज आल्सो क्रिटिसाइज्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग एंड इफ प्लेटो प्रेफर करता है फिलोसोफर किंग, एरिस्टोटल प्रेफर्ड कलेक्टिव विजडम, नॉट रूल ऑफ वन। एंड फिर आ जाएगा हमारा रूल ऑफ लॉ। In the words of Aristotle, law is reason without passion. He prefers rule of law than the rule of philosopher king. And उसी के बाद ही immediately हम फिर modern day democracies पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पैरा में भी या उसी की लास्ट में ही हम स्टार्ट कर सकते हैं कि ही इसके जो आइडियाज हैं दे आर रिफ्लेक्टेड इन मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। तो पहले बता दो कि मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज हैं जिसमें होते हैं फीचर्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंसेस, सिविक वर्च्यू, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ये सारे उसमें फीचर्स होते हैं। एंड एरिस्टोटल के जो आइडियाज हैं दे आर डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन देम एंड इन्हीं को शेप किया है। वी कैन डायरेक्टली सी द रिफ्लेक्शन ऑफ एरिस्टोटल आइडियाज इन द प्रेजेंट डे डेमोक्रेसीज। फिर बता देंगे एग्जाम्पल के साथ कि यूएस का एग्जाम्पल ले लो और इंडिया का एग्जाम्पल ले लो। इन दोनों डेमोक्रेसीज की जो सक्सेस है वो किस बेसिस पर है। इन दोनों डेमोक्रेसीज में ही हमें सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर सिविक वर्च्यू, सिटीजन पार्टिसिपेशन, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो इनकी जो डेमोक्रेसी की सक्सेस है
वो इन्हीं बेसिस पर है, बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स इन दीज डेमोक्रेसीज। सो एरिस्टोटल के आइडियाज डायरेक्टली इनमें रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड दीज आइडियाज हैव शेप्ड हमारी मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज। ठीक है, बस यही सिंपल सी चीज बतानी है, और लास्ट में कंक्लूजन में इसी के साथ कर सकते हो, या फिर एडिशनल भी डालना चाहते हो तो बता सकते हो कि बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस डेमोक्रेसी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड his ideas played a major role in the development of modern day democracies। ठीक है, तो सिंपल वही उसके आइडियाज पहले क्योंकि उसने पूछ बताया पहले कि एक्सप्लेन द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, तो उन्हें पहले आइडियाज को हमें बताना पड़ेगा, हिज व्यू ऑन पॉलिटिक्स क्या थे, एंड उसके बाद हम उसे फिर लिंक करेंगे मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज से। नाउ इसके बाद देखते हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली पे उनका फेवरेट थीम यही रहता है, या तो उसका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पे पूछ लेते हैं, या उसका कौटिल्य अर्थशास्त्र से कंपैरिजन पूछ लेते हैं। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज हिज व्यूज ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स क्रिटिकली एग्जामिन, तो उसमें हमें उसका क्रिटिक भी लिखना पड़ेगा जो गांधी ने क्रिटिक प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, सो कैसे इसको स्टार्ट करना चाहिए, इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दी हुई है, उसी को ही हम इसमें मोल्ड करेंगे। एंड याद रखना उसके जो वर्क हैं, द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, ये लिखने हैं। हमेशा थिंकर के जो वर्क्स हैं उनके बुक्स के नाम में लिख कर आया करो उसे। सो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैकियावेली द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म इन हिज वर्क्स द प्रिंस एंड डिस्कोर्स ऑन लिविंग गिव्स अ रियलिस्ट व्यू ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो बस मेरी ये सिंपल सी बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं सारे मैकियावेली के पॉलिटिकल रियलिज्म वर्क्स कीवर्ड्स डाल रहा हूँ और डायरेक्टली इसे भी एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस विल बी माई बेसिक इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद मैं जाऊंगा एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर। सो मैकियावेली वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। सेक्युलर बना दिया उसने पॉलिटिक्स को, एंड ही बिलीव दैट द रिलीजन शुड सर्व द स्टेट। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा 15-20 में, तो उसको कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में बता देना, वरना एक लाइन में लिखना पड़ेगा कि मैकियावेली बिलोंग टू फ्लोरेंस इटली, एंड ही बिलीव दैट चर्च वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल एंड करप्शन। एंड इसीलिए क्या जरूरी है, दैट रिलीजन शुड सर्व द स्टेट, चर्च को सेपरेट रखने की जरूरत है, एंड प्रिंस शुड एक्ट ओनली इन नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इवन रिलीजन, एथिक्स, दे शुड, इनमें से किसी को भी प्रिंस को स्टॉप नहीं करना चाहिए, प्रिंस को सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। And he said that in politics, our ends justifies the means, and the only sole yardstick in politics is national interest. It is not religion, it is not ethics, it is national interest. फिर उसी को ही हम डिटेल में बता देंगे। He established autonomy of religion from politics. He was a great patriot. He believed that nothing should come in the path of national interest, not even religion. And he advocated dual morality, virtue कि religion ethics से डरने की जरूरत नहीं है, उसको हमें बस नेशनल इंटरेस्ट में एक्ट करना है। एंड ही वॉज नॉट अगेंस्ट द यूज ऑफ रिलीजन, ये पॉइंट भी लिखना है कि रिलीजन पर उसका व्यू क्या था। ही वॉज नॉट अगेंस्ट द यूज ऑफ रिलीजन, ही एडवोकेटेड प्रिंस टू यूज रिलीजन इन पब्लिक। He suggested a utilitarian approach religion के लिए। So prince should not appear anti-religious या non-religious, he should appear religious in public, and religion को हमें use करना है for utilitarian purpose, हमें उसको as a disciplinary force की तरह use कर सकते हैं। ठीक है, so he advocated a utilitarian approach for religion, and he suggested prince to use it as a disciplinary force. All right, but ultimately when it comes to politics, the only yardstick should be national interest. Thus he separated religion from politics, and इसीलिए उसे बोलते हैं father of European secularism. But जब ये चीज लिख देंगे, religion पर उसने अपना ये व्यू दिया, utilitarian approach बताई, and बोला disciplinary force, इसके बाद we will write criticism। क्यों? critically examine लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें गांधी का critique लिखना पड़ेगा। So we will write कि दो Machiavelli's views, मैकियावेली वाज अ ग्रेट पैट्रियट, तो उसने नेशनल इंटरेस्ट में एक्ट करने के लिए बोला, बट अकॉर्डिंग टू गांधी रिलीजन विदाउट या अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन और एथिक्स इज नथिंग बट डेथ ट्रैप। ठीक है, सो ये चीज जरूर लिख कर आना। फिर उसके बाद लिख देंगे कि मैकियावेली का पर्पस और इंटेंशन क्या था। मैकियावेली का पर्पस यही था टू चेक द करप्शन कॉज्ड बाय कैथोलिक चर्च इन इटली, and thus उसने he was a great patriot and
ही बिलीव्ड कि नेशनल इंटरेस्ट इज utmost important is on the state and इसीलिए Prince should only act in national interest and ultimately separated religion from politics, and this is why he is known as father of European secularism. His ideas still inspire leaders. ऐसे करके we can conclude. Understood? तो बेसिक वही सारे हमारे कीवर्ड्स, पॉइंट्स, बुक्स वही सब चीजें आएंगी इस आंसर में. अब डिपेंड करता है कि ये 15-20 मार्कर होगा तो हम इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है? अंडरस्टूड? So this is how we will have to approach it. Now apart from this, अगर ये 20 मार्कर आएगा तो हमारे पास और स्पेस बचेगी लिखने के लिए. So what you can do is you can compare Kautilya and Machiavelli. बता सकते हैं कि like Machiavelli, Kautilya has given a similar view. He also suggests the use of religion to strengthen the state's authority. But Machiavelli is more radical और वो प्रिंस को दे देता है absolute powers. तो ये comparison भी दिखा देना, it will be appreciated. नाउ नेक्स्ट हॉब्स का क्वेश्चन देखते हैं. फेवरेट उनका यही क्वेश्चन है, यही बेसिक चीज है हॉब्स में. एंड क्या क्वेश्चन है? इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी. मतलब टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन है. एब्सोल्यूट स्टेट इसीलिए बनाई है इंडिविजुअल नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट टू लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए. तो वही चीज वी हैव टू एक्सप्लेन. नाउ ध्यान रखना, कोई भी स्कॉलर है, कोई भी क्वेश्चन है, उसमें उसके कीवर्ड्स दिखाओ एग्जामिनर को. जैसे हॉब्स की बात होगी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, लेवियाथन, फिर इंडिविजुअलिज्म, ये नास्टी पुअर ब्रूटिश शॉर्ट, रेजिड्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड, ये सारे कीवर्ड्स ऐसे ही अंडरलाइन कोट अनकोट कर सकते हो, बॉक्स कर सकते हो, दिखाओ एग्जामिनर को. बिकॉज मीन्स क्या है, उनके पास 15,000 स्टूडेंट्स हैं, 3 मंथ्स में दे हैव टू चेक सबके पेपर्स. तो ये चीज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक लाइन पढ़ेंगे. तो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जो हमने कीवर्ड्स लिखे हैं दिखाओ ताकि उसे पता चले कि हाँ हॉब्स की नॉलेज है इसे. ठीक है? सो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? सबसे पहले वी कैन स्टार्ट कि हॉब्स बिलोंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन एंड इन हिज लेवियाथन we see absolute state emerges as the outcome of contract. However, scholars like Sabine call him as the greatest of all individualists. ये basic हमारी introduction हो जाएगी. Now after that हमें बताना पड़ेगा कि what exactly is individualism. So एक line में we will explain that individualism is an ideology that gives primacy to self-interest over the interest of society, and according to Hobbes, individualism is a part of human nature. ठीक है? तो हॉब्स ने क्या दिखाया था कि लाइफ ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ नेचर वाज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, एंड हेंस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट. एंड ही, ये भी लिख देना, पुरिटन रेवोल्यूशन, ही विटनेस द पुरिटन रेवोल्यूशन एंड इसी की वजह से ही डेवलप्ड दिस व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर एंड क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट. ठीक है? अब इसी को फिर हम जाकर आगे डेप्थ में समझाएंगे. दैट हॉब्स हैज अप्लाइड द रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड. उसने दिखाया है कि मैन इज यूटिलिटेरियन एंड मैन इज इंडिविजुअलिस्ट बाय नेचर. तो स्टेट ऑफ नेचर क्या था? स्टेट ऑफ नेचर विल बी स्टेट ऑफ वॉर, एंड उसी को ही अवॉइड करने के लिए ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट. फिर अब लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में व्हाट वी कैन राइट कि जो इंडिविजुअलिज्म की बात हो रही है उसे और एम्फेसाइज करना पड़ेगा. तो ही इज इंडिविजुअलिस्ट नॉट ओनली इन मेथोडोलॉजिकल सेंस बट ऑल्सो इन नॉर्मेटिव सेंस. तो ये दोनों चीजें लिखना, मेथोडोलॉजिकल, नॉर्मेटिव सेंस, दोनों में ही इंडिविजुअलिस्ट है. बिकॉज उसने क्या बोला? दैट टू एक्ट इन अवर सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट अ सिन. इन द स्टेट ऑफ नेचर में हमारे पास एब्सोल्यूट लिबर्टी तो थी बट सिक्योरिटी नहीं थी. ठीक है? एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की कोई गारंटी नहीं थी. इसीलिए वी आर क्रिएटिंग अ स्टेट, उसको एब्सोल्यूट पावर्स दे रहे हैं ताकि वो हमारी लाइफ प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है? एंड हेंस जो इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म है, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. फिर अब उसके बाद अगर 15-20 मार्कर है हमें, अब ये देखो, ये अल्टीमेटली कैसे फ्लो ऐसे बनेगा, बट लिखना कितना है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितना है. 15 मार्कर, 20 मार्कर, 10 मार्कर. 10 मार्कर है तो हमें ब्रीफली ये सारे कीवर्ड बेस्ड चीजें डिस्कस करनी ही पड़ेंगी. ठीक है? नाउ ही ऑल्सो गिव्स राइट टू रेजिस्ट द स्टेट, बिकॉज उसका पर्पस क्या है? इंडिविजुअलिज्म है तो पर्पस है टू प्रोटेक्ट द लाइफ, एंड इसीलिए उसने राइट टू रेजिस्ट भी दे दी. इफ द स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट द राइट, एंड ही इज ऑल्सो गिवन, या फिर राइट अपनी लाइफ लेती है आर्बिट्रेरली मैनर में, ही ऑल्सो गिव्स द राइट टू रेजिस्ट द स्टेट. Thus he emerges as the greatest of all individualists, and इसीलिए मैकफर्सन ने भी बोला है. तो ये उससे बाइन मैकफर्सन इसमें लिखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूटिज्म इज द मीन्स टू अचीव द एंड ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. ठीक है? फिर कीवर्ड डालकर दिखा दो और लिखना चाहते हो कि thus
इसका हॉब्स का जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, इट इज बेस्ड अपॉन प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ एंड टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल नेचर, एंड हमारी जो स्टेट ऑफ नेचर में इश्यूज थे उसको ओवरकम करने के लिए ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट एंड आल्सो प्रोवाइड्स राइट टू रेजिस्ट। मतलब उसी को जो हमने लिखा है ना, फिर से एक थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के साथ लिंक कर कर। फिर उसके बाद वी कैन आल्सो ऐड क्रिटिसिज्म, कि जो हॉब्स ने एब्सोल्यूट स्टेट की दैट हैज बीन क्रिटिसाइज। अब बोल सकते हैं किसी के भी पर्सपेक्टिव से, लिबरल्स, मार्क्सिस्ट, किसी के भी पर्सपेक्टिव से बोल सकते हो कि ये एब्सोल्यूट स्टेट टोटलिटेरियनिज्म को जस्टिफाई कर रहा है एंड यही उसका क्रिटिसिज्म है। फिर लास्ट में अगर करंट से लिंकेज दिखाना है, सो वी कैन राइट कि 10 अगर राइट टू रेजिस्ट उसने दी है एंड यही होता है, दो एब्सोल्यूट स्टेट तो बना दी, बट एज सीन इन बांग्लादेश जुलाई रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग एटसेट्रा, व्हेन स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट द लाइफ, तो क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है एंड पीपल रिवोल्ट करते हैं स्टेट के अगेंस्ट। दस द अल्टीमेट एम क्या है, एब्सोल्यूट स्टेट जो बनाई, सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअलिस्ट नेचर ऑफ मैन। अगर वो नहीं कर पाएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाएगा एंड देयर विल बी रिवोल्ट, एंड उसने इसीलिए राइट टू रेजिस्ट भी दी है। अल्टीमेटली वही चीज लिख देंगे, दस इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट हॉब्स की एब्सोल्यूट आइडियोलॉजी में एंड दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्लियर, अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, इस बार इसके आने के फिर से चांसेस हैं। ठीक है, नाउ अल्टीमेटली देखो, ये सारे कीवर्ड्स मुझे अपने आंसर्स में दिखाने होते हैं। नाउ फ्लो ऐसे बना लेना, बट इंग्लिश वहां तुम अपनी लैंग्वेज में ही लिखोगे, एक एक लाइन रटने की जरूरत नहीं है। बस ये मेरे को फ्लो बनाना है, मुझे ये कीवर्ड आंसर में दिखाने हैं, अब मैं इंग्लिश अपने मर्जी से लिख सकता हूँ, यही चीज होती है। तभी सबका सेम कंटेंट है, बट कैसे लिख रहे हैं वो डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट करता है। बट अल्टीमेटली ये सारे कीवर्ड्स मेरे आंसर में होने चाहिए, तभी एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा, वो ढूंढेगा इन कीवर्ड्स को। ठीक है, सो प्लीज डू राइट एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं लॉक। लॉक पे क्या क्वेश्चन पूछा है, दे आस्क्ड इन 2024 लॉक्स व्यू ऑन रेवोल्यूशन। अब उसने कितने मार्कर में पूछा है, 10 मार्कर में। ठीक है, तो डायरेक्टली इंट्रोडक्शन के साथ ही रेवोल्यूशन को लिंक कर लेना। 10 मार्कर है, सीधा हमें मुद्दे की बात करनी होती है, और उसकी बुक का नाम लिखना जरूरी है, सो प्लीज रिमेंबर इट। सो इसको कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि जॉन लॉक टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में ही हैज गिवन लिबरल जस्टिफिकेशन फॉर रेवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, उसके कीवर्ड्स डाल दो, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मेरी इंट्रोडक्शन हो गई कि इसमें ही हैज गिवन लिबरल जस्टिफिकेशन फॉर रेवोल्यूशन ग्राउंडेड इन या बेस्ड अपॉन नेचुरल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से मैं स्टार्ट क्या करूंगा कि फॉर लॉक रेवोल्यूशन इज अ पीसफुल स्टेट। तो एक बार ब्रीफली बता दूंगा, फिर बाद में मैं उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता रहूंगा, ताकि उसको पता चले कि हाँ, इसको पता है कि रेवोल्यूशन क्या है। तो रेवोल्यूशन इज अ पीसफुल चेंज अकॉर्डिंग टू लॉक। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन दिया कि पीपल कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, किस लिए, to protect their natural rights, to protect their life, liberty and property, because in state of nature में there were certain inconveniences, there was no common authority to make law, adjudicate law and execute law, इसीलिए people come together, तो contract होते हैं, government बनती है। Now people have transferred only limited rights, people have अनलिमिटेड पावर एंड द गवर्नमेंट हैज लिमिटेड पावर। तो एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट थी ना कि गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट, पीपल आर ट्रस्टीज, गवर्नमेंट कैन नॉट बी रन अगेंस्ट द विशेस ऑफ ट्रस्टीज। सो इफ it makes any laws which violates their natural rights, then people have the moral right to revolt against the state, because उसका पर्पस क्या है, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड अगर वो वही नहीं कर पा रही है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी आर्बिट्ररी मैनर में उनकी ले रही है, सो पीपल हैव द मॉरल राइट टू गो फॉर रेवोल्यूशन। सिंपल सी चीज वही उसने पूछा, बस यही सिंपल चीज हमें एक्सप्लेन करनी थी। एंड फिर बता दो कि रेवोल्यूशन इन लॉक इज not violent revolution, it is a peaceful revolution, and it is the change in people running the government by constitutional methods। ठीक है, तो it is by constitutional methods people will re-elect other people, so government has limited powers and it cannot run against the wishes of trustees। and फिर specific reasons भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे कि if it runs against the wishes of trustees, it makes arbitrary laws, या executive does not allow legislature to function। ऐसे ही अगर legislature
लेजिस्लेशंस के बेसिस पर एग्जीक्यूटिव बात ना माने तो वो जो रीजन थे उनको बस कॉमा कर वी कैन कोट। बट ये एसेंस बतानी जरूरी है दैट इट इज पीसफुल चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, बिकॉज सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट का पर्पस यही था नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नहीं करेगी तो मॉरल राइट है रेवोल्यूशन का। फिर हम क्या करेंगे, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स लेकर आएंगे, लिंकेजेस दिखाएंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ लॉक्स। एंड अगर हम प्रेजेंट टाइम्स में भी देखें तो हांगकांग में यही हुआ था ना, एक्सट्रेडिशन लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, एंड बांग्लादेश में भी रिजर्वेशन लॉ लेकर आए, उसके अगेंस्ट देयर वर प्रोटेस्ट। सो अल्टीमेटली what happens is when this government has limited powers and अगर वो arbitrary law बनाएगी, violates करेगी natural rights को, तो ultimately people will go for revolution and वो initially peaceful change ही रहेगा, but beyond that जाकर भी वो ऐसी forms भी ले सकता है। Alright, तो people have the moral right to protest, बस ये essence है। उसके बाद कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट इज कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, उसका पर्पस क्या था, इस रेवोल्यूशन का पर्पस यही है दैट इट एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट टायरनी एंड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स। सो अल्टीमेट पर्पस वाज यही कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बनकर रहे गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट को हम चेक में रख सके। ठीक है, एंड इसी से ही इन्फ्लुएंस होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में भी प्रोविजंस हैं कि क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हमारे पास भी है। सो यही चीजें हैं इसमें। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस, पीसफुल प्रोटेस्ट, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें इसीलिए आई है विद द अल्टीमेट गोल कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स रहें अगेंस्ट टायरनी। सो यही इसमें लिखकर आना था। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। नाउ इसके बाद लॉक का नेचुरल राइट्स भी पढ़ लेना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स एंड व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। अब उसमें जो चीजें ऐड करनी होती है इंपॉर्टेंट, जैसे कि कार्ल मैग्नम का सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, एवरी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास, तो वो भी उसमें ऐड ऑन कर लेना। सो अब मिल के कुछ देख लेते हैं, डायरेक्टली मिल का आंसर फॉर्मेट में ही देख लेते हैं कि कैसे हम वहां पेपर में से लिख सकते हैं। सो क्या क्वेश्चन था मिल पर, वाई इज ही नोन एज, इस बार चांसेस है मिल पर आने के। सो वाई इज ही नोन एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट, 2018 में पूछा था पीवाईक्यू। तो पहले क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर सोचो, क्या आंसर होगा। दो ही चीजें थी नोट्स में, हमने क्या पढ़ा था, रिलक्टेंट डेमोक्रेट किस लिए था, बिकॉज ही वाज फेयरफुल इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी कॉलोनीज लाइक इंडिया में, उसने बोला बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म इज बेस्ट फॉर बारबेरियन, जहां डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है वहां डेमोक्रेसी लाने का कोई फायदा नहीं है। एंड सेकेंड चीज क्या था, ही वॉज ऑल्सो फियरफुल कि वेस्ट में लाने का भी हमें चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए ताकि वो टायरनी ऑफ मेजोरिटी ना बन जाए। बस वही सिंपल चीज है, अब उसको मुझे एक्सप्लेन करके लिखना है। अब अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, साथ में मैं उससे रिलेटेड कोई क्रिटिसिज्म, आइडियाज, उसकी रेलेवेंस बता दूंगा। बस सिंपल सी चीज है, कोर एसेंस समझो क्वेश्चन की और उन आइडियाज को कीवर्ड्स के थ्रू अपना आंसर बिल्ड करो। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। सिंपल सी चीज है इसमें। ठीक है, सो मिल रिलक्टेंट डेमोक्रेट, वी कैन स्टार्ट कि दो मिल इज कंसिडर्ड एज चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, हाउएवर ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज reluctant democrat. So Mill considered democracy, direct democracy as an ideal form. However, उसमें कुछ there are inconsistencies in his ideas. तो सबसे पहली inconsistency थी, क्यों उसने बोला why is he known as reluctant democrat? Because Mill was fearful of introducing democracy in colonies like India. He thought that in his words benevolent despotism is best for barbarianism, and उसको लगता था कि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक कल्चर, सिविक कल्चर है वहीं पर आना चाहिए एंड कमिटमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सो इसीलिए ही वाज नॉट सपोर्टिव एंड उसे लगता था दैट दिस इज नॉट अ फ्री गिफ्ट कि कहीं पर भी जाकर इंट्रोड्यूस कर दो, हेंस ही वाज कॉल्ड अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट, बिकॉज विदाउट डेमोक्रेटिक कल्चर क्या होगा, डेमोक्रेसीज फेल हो जाएंगी। अब जैसे बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, यहाँ सब यही तो प्रोटेस्ट हो रहे थे, पाकिस्तान का केस देख ली, वहां भी यही हुआ। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड रीजन क्या था, ही वॉज ऑल्सो फियरफुल अबाउट डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू मोबोक्रेसी, ही वॉज फियरफुल अबाउट द नेचर ऑफ या डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न कंट्रीज, ही वॉज फेयरफुल कि वो टायरनी ऑफ मेजोरिटी ना बन जाए। सो कभी भी मेजोरिटी की बात हो, डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म हो, और कभी भी बात हो ना कि डेमोक्रेसी के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं,
अगर मेजॉरिटी रूल हो जाए, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी बन जाए, तो हमेशा ब्रैकेट में ये एलेक्स टी टॉकेविल का आइडिया भी डाला करो। बताया करो एग्जामिनर को कि यू नो कि टॉकेविल ने टायरनी ऑफ मेजॉरिटी दिया था यूएस के लिए। ठीक है, तो हमेशा ये टॉकेबल यहाँ पर टायरनी ऑफ मेजोरिटी में डालना होता है। डेमोक्रेसी का भी क्रिटिसिज्म आएगा, टायरनी ऑफ मेजोरिटी बन सकती है, वहां पर भी हमेशा टॉकेबल का आइडिया डालना। सो इसीलिए ही सजेस्टेड रिफॉर्म्स वहां पर भी, पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए, जैसे उसने बोला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ले आओ, प्लूरल वोटिंग ले आओ, एंड ही वाज फियरफुल फ्यूचर, एंड इसीलिए इस सेंस में भी उसे बोलते हैं रिलक्टेंट डेमोक्रेट्स। नाउ हम बोल सकते हैं इन कंपैरिजन टू मिल, गांधी एंड नेहरू इमर्ज एज पैशनेट डेमोक्रेट्स। उन्हें लगता था कि इफ पीपल कैन नॉट बी पीपल कैन बी मेड फिट बाय डेमोक्रेसी, अगर वो खुद नहीं जा सकते तो डेमोक्रेसी हम उनके डोर स्टेप पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज, वही चीज नोट्स वाला ही देखो पूरा कंटेंट है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है, कीवर्ड्स कैसे अंडरलाइन करने हैं, टोकेबिल एटसेट्रा ऐड ऑन कर दिया, फिर मैंने गांधी नेहरू से यहाँ पर लिंक कर कर बता दिया, फिर मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा लास्ट में कि हाउएवर जो मिल ने बोला देयर इज ट्रुथ इन मिल्स आइडियाज, एंड इन फैक्ट इटली जर्मनी में क्या हुआ, डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस बट इट लेटर टर्न इनटू मोबोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, बस यही सिंपल सा मेरा आंसर बनेगा। 15-20 होता तो मैं इसको थोड़ा सा और लास्ट में कंक्लूजन को बता देता कि 10 इसीलिए रिलक्टेंट डेमोक्रेट बोला, एंड उसका इंटेंशन या पर्पस यही था टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। ठीक है, अंडरस्टूड, सिंपल सा आंसर, बस ऐसे ही वहां अपना आंसर बनाकर लिखना है। दिस इज इट, ऐसी ही सिंपल चीज है आंसर्स में, इट इज नॉट रॉकेट साइंस। क्लियर, वही चीज आई, इंट्रोडक्शन आई, उसने जो पूछा उसे एक्सप्लेन किया, कोशिश की, कंपैरिजन क्रिटिसिज्म है, प्रेजेंट रेलेवेंस है, वो बनाकर दिखा दी, कंक्लूजन लिख दिया। सिंपल सी चीज, पूरा मेरा आंसर में अपने आप फ्लो बन गया ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में अनदर पीवाईक्यू मिल से। अब मुझे फिर से लग रहा है कि इस बार मिल के चांसेस बन रहे हैं 2025 के मेंस के लिए। सो क्या क्वेश्चन था, देखो अब जो ऐसे कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत सिंपल होते हैं, उसको जितना इजीली तुम तोड़ोगे, ब्रेक डाउन करोगे, एक एक पार्ट को अलग से एड्रेस करोगे, उतना इजीली तुम आंसर लिख पाओगे। वही चीजें हैं, वो पार्ट्स को एड्रेस करो, साथ में जो थिंकर है हमारा उसके आइडियाज को लिंक कर दो बीच में, बस उसके कीवर्ड सिखा दो, अपने आप आंसर बन गया। अब ये जो चीज पूछी है ना उसने, उसको थोड़ा सा अपना एनालिसिस, अपनी एक्सप्लेनेशन वी हैव टू गिव इन दैट, वी हैव टू शो अवर एनालिसिस, अवर एक्सप्लेनेशन, जैसे एथिक्स में करते हैं ना, वही चीज है इसमें भी सिमिलर। बस यहाँ पर इसके थिंकर से रिलेटेड जो हमारे आइडियाज हैं, उसकी थ्योरी है, बुक्स हैं, वो सब चीजें बीच में ऐड ऑन करके दिखा दो। दिस इज हाउ, इतना सिंपल है ये। सो द लीगल सबॉर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अनदर इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, वही उसने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में बोला था कि सारी स्लेवरी खत्म हो गई, बट वुमेन की अभी भी नहीं हुई, एंड वुमेन पार्टिसिपेशन पे हमें फोकस करना चाहिए। एंड नाउ वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सो वो यही बोलना चाह रहा है, जेंडर जस्टिस पे फोकस कर रहा है, एंड जो वुमेन की कंडीशन है उसकी वजह से क्या है, वो हिंड्रेंस बनती जा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, इट इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। दोनों को लिंक कर कर बता देंगे हम, एग्जाम्पल्स दे देंगे, प्रेजेंट टाइम में उसकी रेलेवेंस बता देंगे, एंड फिर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो हाउ कैन वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो अब देखो, अब इसको हम इंट्रोडक्शन में ही प्लेटो से डायरेक्टली लिंक कर कर बता सकते हैं कि आफ्टर प्लेटो इट वाज मिल हु वाज कंसर्न्ड अबाउट राइट्स ऑफ वुमेन, एंड इन हिज वर्क्स सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में ही हैज फोकस्ड एंड एडवोकेटेड फॉर जेंडर जस्टिस, वुमेन्स राइट, अकॉर्डिंग टू मिल। तो मेरा ये इंट्रोडक्शन इतना ही हो जाएगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू मिल, जो एग्जैक्ट उसके वर्ड्स थे कि ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी हैव एंडेड बट स्लेवरी ऑफ वुमेन स्टिल कंटिन्यूज, ये ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए डेट्रीमेंटल है, इट इज नॉट नेचुरल एंड मैन मेड कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सो बस वही उसका जो आइडिया था वो मैंने पुट इन करा। अब मैं इसको और डेप्थ में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर, सो अब मुझे मिल के कीवर्ड्स भी दिखाने हैं, सो मैं एक पैराग्राफ डालकर ये बता सकता हूँ कि मिल बीइंग फ्रॉम लिबरल ट्रेडिशन एक्सटेंडेड द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड रेशनैलिटी टू द कॉज ऑफ जेंडर जस्टिस, एंड अकॉर्डिंग टू मिल इट इज अनजस्ट, वही चीज जो लिखी हुई है यहाँ पर, सबॉर्डिनेशन इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, तो बता दो कि सबॉर्डिनेशन, डिनाइंग राइट्स, इट इज अनजस्ट, इट इज डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, फिर ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि
उसकी प्रेजेंट टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है, या उसको कंपेयर करके, क्योंकि ये देखो ये सिंपल सी चीज है। अब मैं इसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके अलावा मैं लिखूंगा क्या? तो थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बनाना चाहिए, थोड़ा सा उसको आगे फर्दर प्रेजेंट टाइम में लिंक करना चाहिए, या क्या उसका इम्पैक्ट हुआ मिलके आइडियाज का, वो दिखा दो। फेमिनिज्म से लिंक कर दो, बाकी कोई आइडिया सोचो सिलेबस के जिससे हम उसको लिंक कर सकते हैं। So, his advocacy for women's suffrage, legal rights, participation in public sphere laid the groundwork for later feminist movement and inspired feminists like Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft। ये सिंपल सा एक पैराग्राफ मैंने बनाकर इसको फेमिनिज्म से इनके आइडियाज को कंपेयर करके बता दिया कि कैसे इट हेल्प शेपिंग मॉडर्न फेमिनिज्म। फिर प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस दिखानी है, तो बोल दो कि मिल्स क्रिटिक रिमेन्स रेलेवेंट इवन टुडे। आज भी इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो पब्लिक स्फेयर हो, पॉलिटिकल स्फेयर हो, इकोनॉमिक स्फेयर हो, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है, अंडर रिप्रेजेंटेशन है, एज हाईलाइटेड बाय ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑल्सो शोज दैट कि कंट्रीज with better gender equality perform way better in health, education and other parameters। तो यही चीज तो उसने बोली थी, ठीक है। तो वही हम दिखा रहे हैं कि जहां पर जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर जस्टिस है, दोज कंट्रीज आर एबल टू परफॉर्म बेटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स। तो डायरेक्टली ये मैं इसको कीवर्ड को लिंक कर रहा हूं वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से। क्लियर? तो बस वो बता दिया। एंड फिर एक और लिंक करना चाहते हो तो बता दो कि अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच से भी उसके आइडियाज लिंक करते हैं एंड फोकस करते हैं कि हमें कैपेबिलिटीज डेवलप करवानी चाहिए। एंड फिर कंक्लूजन में बता दो सिंपल that his ideas were way ahead of his times and it laid the foundation for gender justice and also for holistic development of society at large। तो जेंडर जस्टिस के लिए भी और सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी his ideas laid the foundation। तो क्या था इस आंसर में? सिंपल था, मिलके आइडियाज बताने थे, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बताना था, जो ये चीज है उसको एक्सप्लेन करना था कि मिल को ऐसा लगता था कि वुमेन को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ऐसे ही उसने लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनैलिटी एक्सटेंड करी, ही एडवोकेटेड वुमेन सफरेज, लीगल राइट्स, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्फेयर एंड फिर अल्टीमेटली दिस इन टर्न विच लेटर लेड द फाउंडेशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं करेंगे सो इट विल बी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन डेवलपमेंट। उसके लिए फिर मैं एग्जांपल भी दे दूंगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का। सिंपल सी चीज। एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन आ गया, बता दिया वे हेड ऑफ हिज टाइम सा लेड द फाउंडेशन फॉर जेंडर जस्टिस। क्या था इस क्वेश्चन में? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। ऐसे ही इन्हें जो कोड बेस्ड चीजें आती है ना यहाँ पर, ऐसे ही इन्हें कोशिश करना अप्रोच करने की, डिसाइफर करो कि वो क्या एग्जैक्ट डिमांड है, उसके बेसिस पर अपना आंसर बिल्ड करो। सो जब भी पेपर करते हो, लिखते हो, हमेशा पहले क्वेश्चन पेपर पर उसको डिसाइफर करना, वहां पर ही चाहो तो कीवर्ड्स लिख दिया करो। तो मैं यही करता था, जैसे इसमें मुझे पता है कि ये मेरा होना चाहिए, तो मैं क्या करता था, मैं पेपर पे ही कीवर्ड्स लिख देता था कि अच्छा मिल की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आइडिया आ जाएगा स्लेवरी ऑफ वुमेन, इसे मैं जेंडर गैप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से लिंक करूंगा, ताकि जब मैं आंसर लिख रहा हूँ मुझे पता रहे कि मुझे ये आइडिया तो अपने आंसर में जरूर डालकर दिखाना ही दिखाना है। अंडरस्टूड? तो ये व्हाट यू कैन डू इज जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते क्वेश्चन पेपर पर तभी कर सकते हो, ठीक है। सो हमेशा क्वेश्चन को पहले ब्रेनस्टॉर्म करना, देन अप्रोच करना। समझ गए? सिंपल था। चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद मार्क्स भी देख लेते हैं। अब ये आता है मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन। सो बेसिक क्वेश्चन था, एलियनेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रियलिटी इन कैपिटलिज्म। तो उसमें हमें पूरा ही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी थ्योरी, प्रेजेंट लिंकेजेस, एग्जांपल भी देने पड़ेंगे, एंड जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी हिमसेल्फ, वो सब इसमें डालकर दिखाने पड़ेंगे। एंड किस में दिया हुआ था उसका वर्क, इकोनॉमिक एंड फिलोसोफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मार्क्स में मार्क्स चाहिए तो ये लिखना पड़ेगा। सो कैसे, हाउ कैन वी स्टार्ट दिस? तो हम डायरेक्टली अब ये नहीं लिखेंगे कार्ल मार्क्स इज कंसिडर्ड एज गॉड, तो वो सब चीजें अब इस क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये समझा करो, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी है बट उसको हम मोल्ड करना चाहिए क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, रिजिड नहीं रहना वहां पर। सो एलियनेशन में पहले सोच लिया क्या क्या चीजें आएंगी मेरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, उसके बाद लिखना शुरू करो कि कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन क्या है। इट इज द
कोर कॉन्सेप्ट इन हिज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। और किससे इंस्पायर हुआ था? इट वाज इंस्पायर्ड बाय हीगल एंड फ्यूरबाच। तो ये मेरा डायरेक्टली इंट्रोडक्शन बन जाएगा। उसके बाद इन हिज इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स मार्क्स वाज क्रिटिकल ऑफ कैपिटलिज्म एज इट लीड्स टू एलियनेशन। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलियनेशन क्या है? इट इज अ सिचुएशन जहां पर मैन की सारी फ्रीडम इज टेकन बाय मार्केट एंड इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये पूरा मुझे कॉन्टेक्स्ट बनाकर एक्सप्लेन कर कर बताना पड़ेगा। ठीक है। अब 20 मार्कर 15 मार्कर होगा तो थोड़ा-सा मैं इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करूँगा, 10 मार्कर होगा तो डायरेक्टली एक पैरा ये दे दूँगा, फिर 4 टाइप्स जो होते हैं उस पर चला जाऊँगा, ठीक है? सो ऑल फ्रीडम मार्केट ले लेती है और हम अपना ट्रू नेचर रियलाइज़ नहीं कर पाते, लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर। एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन नेचर क्या है? मैन इज़ सोशल एंड क्रिएटिव, बट इन कैपिटलिज्म क्या होता है? एलियनेशन हो जाता है। एंड नॉट ओनली वर्कर्स के साथ बट कैपिटलिस्ट के साथ भी एलियनेशन होता है। सो ही हैज एक्सप्लेन्ड एलियनेशन एट 4 लेवल्स। पहला प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर, सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड इज सोसाइटी एंड अल्टीमेटली एलियनेशन विद हिमसेल्फ। नाउ बेस्ड अपॉन द मार्किंग देख लेना कितने मार्क्स का है, उसके बेसिस पर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ लेबर में क्या होता है? ही इज प्रोड्यूसिंग व्हाट मार्केट वांट्स। जो वो खुद प्रोड्यूस करना चाहता है वो नहीं कर रहा, ही इज प्रोड्यूसिंग व्हाट मार्केट वांट्स एंड हेंस वर्क बिकम्स अ बर्डन। ऐसे ही फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? एलियनेशन। हमारा प्रोसेस हो चुकी है पूरी मैकेनाइज्ड, रिपिटेटिव, सेम टास्क बार-बार करते जा रहे हैं एंड हम एक कॉग इन द व्हील बन चुके हैं। सुबह उठो एंड आर्टिकल पब्लिश करो, वापस आओ फिर आर्टिकल पब्लिश करो। तो ये एक रिपिटेटिव मैकेनाइज्ड टास्क बन चुका है। हमारी क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशंस इट हैज़ एंडेड एंड वी हैव बिकम कॉग इन द व्हील। एंड अल्टीमेटली होता है एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी, फेलो वर्कर्स के साथ। हमारे पास बाकी लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। सुबह जाओ, वापस घर आओ, सो जाओ, फिर अगले दिन फिर सुबह वर्क पे जाओ। एंड अल्टीमेटली एलियनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। सो ये सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट बन जाते हैं एंड वी आर एलियनेटेड फ्रॉम अवरसेल्फ, अवर ट्रू नेचर। जो हमारा सोशल और क्रिएटिव नेचर है, हम उसे ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। एंड ये किसकी वजह से हो रहा है? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ capitalism. So alienation is an inherent part of capitalism and it is an inescapable feature of capitalism. जितना ज़्यादा हम काम करते रहेंगे उतनी हमारी impoverishment होती रहेगी। We will not be able to realize our true nature. And जो freedom बोलते हैं capitalism में according to Marx, that is not freedom, but it is alienation. एंड सॉल्यूशन बताएंगे फिर नेक्स्ट। एक्सप्लेन कर दिया, डेप्थ में बता दिया, नाउ वी विल कम टू सॉल्यूशन। So the only way to end the alienation is via violent overthrow of capitalism and establishment of communism. Communism में क्या होगा? Each will work according to his capacity या ability and will get according to his needs. तो हमारी जो satisfaction मिलेगी creative urges हैं उसको fulfill कर पाएंगे and रियल फ्रीडम हमें मिलेगी कम्युनिज्म में which is nothing but freedom from necessities। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। फिर ये सारी चीज़ें, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर्स में। यही दिखाएंगे कि तुम्हें नॉलेज है या नहीं है एंड इन्हें लिखना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है? तो पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बता दिया, उसको एबॉलिश करने का भी मार्क्स ने सॉल्यूशन दिया था। फिर मैं उसको लिंक करूँगा प्रेज़ेंट एग्ज़ाम्पल से, कि प्रेज़ेंट टाइम्स में भी देखें एलियनेशन कैसे हो रही है, बर्नआउट्स, डिससैटिस्फैक्शन विद अवर जॉब्स। फिर प्रेज़ेंट में एआई का एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखना अगर एलियनेशन पर आए। गिग वर्कर्स हो गए और बाकी सब क्या है? वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एल्गोरिथम्स, वो डिसाइड कर रहे हैं। और एक और सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आर्टिस्ट के केस में देखो, क्या है? ब्रश स्ट्रोक की जगह क्या हो गया? They are being forced to use AI AI prompts to generate arts because market में demand and frequently changing demand की वजह से they are forced to produce content every day. एंड रोज उन्हें इमीडिएटली आर्ट वर्क्स प्रोड्यूस करने हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है एंड इसीलिए देयर ब्रश स्ट्रोक इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एआई प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट आर्ट्स which is ultimately leading to alienation and they are not able to realize their creative nature. इसके लिए मैंने एक एग्जैक्ट लाइन बनाई है, वो अभी मैं ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। डू एड दिस इन योर एग्जाम्पल ऑन एलियनेशन। उसे ऐसे में भी यूज कर सकते हो, कोई टेक्नोलॉजी पे ऐसे आए, ठीक है? तो बहुत अच्छी लाइन है, यू कैन यूज दैट। चैट जीपीटी से नहीं बनाई, आई मेड इट माई सेल्फ। ठीक है? सो उसे यूज कर लेना। तो ये बता देना कि एआई की वजह से एलियनेशन हो रहा है। ब्रश स्ट्रोक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एआई जनरेटेड प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट आर्ट। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म, मार्केट की डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है, उसे मैच करने के लिए वी हैव टू वर्क कॉन्टिन्यूअसली।
एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा जो क्रिएटिव नेचर है वो खत्म होता जा रहा है। ठीक है, सो फिर ये बता दिया हमने एंड लास्ट में कैसे कंक्लूड करेंगे कि जो मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन है इट रिमेन्स फंडामेंटल इन एक्सप्लेनिंग द डीह्यूमनाइजिंग नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट। सो जो हमारा ऑलरेडी नोट्स में कंटेंट है उसको हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं अपने आंसर में। दिस इज हाउ विल हैव टू राइट द आंसर। सो इसे एक बार लिखकर यूपीएससी टाइप शीट्स में जैसे पहले दिखाया था प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एंड इसके अलावा मार्क्स में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से उन्होंने पूछा नहीं है मार्क्स, तो प्लीज मार्क्स अच्छे से इस बार पढ़कर जाना। स्पेसिफिकली मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास क्लास स्ट्रगल। ठीक है, और ये एलियनेशन वाला भी फिर से पढ़ लेना, और कम्युनिज्म तो पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। सो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना इस बार मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं अपना ग्रामसी पे। सो डिस्कस द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब ग्रामसी में ये सब चीजें पढ़कर जाना, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, हेजीमनी, ठीक है, इंटीग्रल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स आ सकते हैं, प्लीज पढ़कर जाना इन्हें। सो अब इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कि ग्रामसी का वर्ड वर्क दिखाना जरूरी है, प्रेजेंट नोटबुक्स। सो ग्रामसी इन हिज प्रेजेंट नोटबुक्स हैज हाईलाइटेड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन, क्या रोल है उनका, मैन्युफैक्चरिंग हेजीमनी। सो कैसे क्लासिफाई किया है, ही क्लासिफाइज देम एज ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल। तो ये मेरा इतना पार्ट डायरेक्टली इंट्रोडक्शन बन गया। नाउ उसने पूछा है रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, सो पहले आई विल एक्सप्लेन कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते कौन है एंड देन आई विल कम टू देयर रोल। अंडरस्टूड। सो सबसे पहले ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं, तो क्या बताया था ग्रामसी ने कि जिनका ओरिजिन होता है विद द डोमिनेंट क्लास। जैसे कैपिटलिज्म में आए हमारे टीचर्स, इंजीनियर्स, ऐसे ही हमारे फ्रीडम अगर देखें ब्रिटिश रूल के टाइम पे सिविल सर्वेंट्स ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बन गए। सो यही है हमारे ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। नाउ कमिंग टू देयर रोल, उनका रोल क्या होता है, देयर रोल इज टू मैन्युफैक्चर, कॉन्सेंट या फिर जनरेट हेजीमनी। ये कीवर्ड्स हैं ग्रामसी के, मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्सेंट, जनरेटिव, हेजीमनी, ये आंसर्स में दिखाओ अपने कीवर्ड्स। सो उनका पर्पस और रोल क्या होता है, दे work in the interest of dominant class and they make the ideas of dominant class appear as common sense values, and जब वो common sense values बन जाते हैं, they start appearing to common sense, then it becomes hegemony. So यही करना, यही लिखना, they work in the interest of dominant class and they make their ideas appear as common sense values, ultimately manufacturing consent या generating hegemony. So लिख सकते हैं फिर, all men are intellectual according to Gramsci but not all perform the task of intellectuals. एग्जाम्पल लिखकर और बता दो कि एग्जाम्पल ब्रिटिश राज में सिविल सर्वेंट्स आए, ऐसे ही प्रेजेंट टाइम में देखे तो मीडिया एक्सेट्रा ये भी रोल प्ले करते हैं इंटेलेक्चुअल्स का। फिर आगे हमें लिंकेज बतानी पड़ेगी कि ग्रामसी ने सॉल्यूशन क्या दिया। सो ग्रामसी ने क्या बोला, ग्रामसी सेड दैट workers should come together and should have their own class of intellectuals and they should build a counter hegemony. intellectuals अपने लेकर आओ, that will help build a counter hegemony, dominant class को टारगेट कर पाए। फिर अगेन एग्जांपल से समझा दो, जैसे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में कौन आए थे, गांधी, औरबिंदो, टैगोर, अब वो स्वदेशी बाइकॉट, और गांधी के भी अपने मूवमेंट्स थी, उन सब में क्या रोल था, यही सिग्निफिकेंस थी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हम काउंटर हेजीमनी बिल्ड कर पाए। तो ये एग्जांपल जरूर ऐड ऑन करके आना जब भी हेजीमनी काउंटर हेजीमनी की बात होगी। एंड ऐसे ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोशल जस्टिस के लिए ही हेल्प्ड इन बिल्डिंग काउंटर हेजीमनी। दस फिर हम आ जाएंगे कंक्लूजन पे कि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रल स्टेट में एंड अलोंग विद किसके साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर दे प्ले द रोल एंड हेल्प इन बिल्डिंग हेजीमनी। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट नोट से हम इसे कैसे यूज करने हैं वो समझ लो। सो उसके कीवर्ड्स, उसकी बुक्स, फिर एग्जांपल्स, हेजीमनी, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, ये सब चीजें अपने आंसर्स में दिखाओ, अपने आप आंसर अच्छा बन जाएगा। यही है बेसिक वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोर डिमांड पूछी है उसे अच्छे से एड्रेस करो, बताओ एग्जामिनर को यू नो व्हाट दे आर आस्किंग। सिंपल, उसे एड्रेस करो डिटेल में, बस दो तीन एग्जांपल बता दो उसने सॉल्यूशन क्या दिया, काउंटर हेजीमनी, हो गया, दैट इज इट। नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन।
क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर गिवन बाय हैना अरेंट। सो अब इसे कैसे अप्रोच करना है, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेंगी। पावर का शी मेड कंपैरिजन, फिर उसने क्या बोला, पावर इज एक्टिंग इन कंसर्ट, इट इज फॉर एम्पावरमेंट, सुई जनरस कम्स टुगेदर व्हेन पीपल कम टुगेदर, वो सारी चीजें इसमें हमें लिखनी पड़ेंगी। बट अगर ये 15-20 मार्कर में आ गया तो हमें इसको उसके आइडिया ऑफ अपना पॉलिटिकल से भी लिंक कर कर दिखाना पड़ेगा। आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, हर आइडिया ऑफ एक्शन, ह्यूमन कंडीशन, तो वो सारी जो उसकी कीवर्ड्स हैं, हमने चीजें पढ़ी है ना, उसके साथ लिंक कर कर दिखाना। फिर लास्ट में हम प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या रेलेवेंस है वो भी बता देंगे। ठीक है, सो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अब इसमें वो लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में ना कि शी इज द मोस्ट हेटेरोडॉक्स थिंकर थिंकिंग विदाउट बैरियर्स। अब डायरेक्टली इसमें एक ये वाली इंट्रोडक्शन बनाई हुई है, यू कैन स्टार्ट विद दिस वन। ठीक है, तो हैना अरेंट द मोस्ट सेमिनल स्कॉलर ऑफ 20th सेंचुरी गेव अ, क्या था उसका व्यू ऑफ पावर, शी गेव अ नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर इन हर वर्क्स ऑन ह्यूमन कंडीशन, ऑन वायलेंस एटसेट्रा। तो सिंपली उससे स्टार्ट करो, डायरेक्टली टू द पॉइंट हिट करो कि उसने अपना व्यू ऑफ पावर दिया है एंड इट इज अ नॉन कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो क्या है, दिस मार्क्स अ डिपार्चर, हर कॉन्सेप्ट मार्क्स अ डिपार्चर। जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है उसमें पावर इज सीन एज coercion, domination, violence. But according to Hannah Arendt, power stands for empowerment. Power is the ability to act in concert. So it emerges when people come together and it is sui generis. ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी वहां पर कि ट्रेडिशनल व्यू में पावर कोर्शन, डोमिनेशन, वायलेंस होती है, बट हैना अरेंट ने बोला है पावर स्टैंड फॉर एम्पावरमेंट, ऑल्टरनेट व्यू दिया है। तो पहले मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका क्रिटिकली एग्जामिन एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वही उसका जो हमने नोट्स में पढ़ा था डिटेल में बता बता दो कि नाइदर एन इंडिविजुअल नॉर द स्टेट पोजेसेस पावर। उसने अपना डिफरेंशिएट किया बिटवीन पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस, एंड इट इज द सोसाइटी विच हेल्ड्स द पावर। सिंपल। फिर अब क्या करेंगे, अब ये इतना ही पावर है उसका, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं उसमें पावर में, इतना ही कॉन्सेप्ट है उसके पावर का। अब इस पे 3 पेज या 4 पेज कैसे लिखे जाएंगे, तो और आइडियाज के साथ लिंक करो उसको कि जो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है विच इट इज अनलाइक हॉब्स और वेबर, उन्होंने फोकस किया था फोर्स। दे बिलीव दैट पावर वाज फोर्स, डोमिनेशन की तरह देखा था, बट एन आर ने बोला इट इज फॉर एम्पावरमेंट, पावर इज एक्टिंग इन कंसर्ट। उसके बाद उसके आइडियाज जो है पॉलिटिकल और एक्शन, उससे भी लिंक कर दो कि हर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज ऑल्सो लिंक विद कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल। शी होल्ड्स दैट द रियल ह्यूमन कंडीशन, थी ना ये ह्यूमन कंडीशन, सो उसने बोला that the real human conditions as different from other animals is achieved when we act in public sphere as seen by notion of vita activa and zoopoliticon। so मैं डायरेक्टली उसके पॉलिटिकल एक्शन के साथ भी उसे लिंक कर कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये स्पेस फिलर का काम करता है और दिखाता है कि मुझे बताए हैरन के सारे कॉन्सेप्ट। फिर अब क्या लिखेंगे उसके बाद, तो इसके बाद वी कैन राइट दैट हर थ्योरी ऑफ पावर also shows her concern for civic republicanism. It aligns with her concern for civic republicanism, participatory democracy. जब भी civic republicanism, participatory democracy की बात होती है, चाहे वो वन भी हो चाहे कोई भी हो, हमेशा हैना एरेंट को लेकर आना अपने आंसर्स में। So she shows her concern for participatory democracy, civic republicanism, and later on इसने किसको इंस्पायर किया, हेबरमास पब्लिक स्फेयर एंड अमर्त्य सेन पब्लिक डिबेट्स टू अचीव बेटर आउटकम्स। तो ऐसे स्कॉलर लिखा करो और साथ में उसका जो आइडिया है, जैसे हेबरमास का पब्लिक स्फेयर, अमर्त्य सेन पब्लिक डिबेट। अगर मुझे कहीं पर अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी की बात करनी होगी तो मैं ऐसे ब्रैकेट डालकर लिखूंगा अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी टू अचीव बेटर आउटकम्स वाया पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो उसके कॉन्सेप्ट को, पावर को हमने लिंक कर दिया उसके कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल से, एक्शन से, पार्टिसिपेशन से। सो व्हेन पीपल कम टुगेदर दे विल एक्सरसाइज पावर एंड पावर इज फॉर एम्पावरमेंट। सिंपल सी चीज। अब उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस है, क्रिटिकल एग्जामिन बोला है तो उसका क्रिटिसिज्म भी दिखा दो कि क्रिटिसिज्म क्या है। हर कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिटिसाइज एज टू आइडियलिस्टिक। स्पेसिफिकली इन अगर हम देखें ग्लोबल पॉलिटिक्स या रियल पॉलिटिक्स में, कोअर्जन, हार्ड पावर, मिलिट्री पावर, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता एंड दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। लाइकवाइज फूको ने क्या बोला है, फूको ने बोला है कि पावर ऐसे ही स्टैटिक नहीं है, पावर हर एस्पेक्ट में कैरी करती है, इट फ्लोज थ्रू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज।
ये दोनों चीज़ें हम लिख देंगे, उसके बाद अल्टीमेटली फिर हम इसकी एक सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि हैना अरेंट ने जो बोला है पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेशन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी पावर हम एक्सरसाइज कर पाएँगे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, बी इट मिडल ईस्ट, अरब स्प्रिंग, तो जो भी राइज़ ऑफ टोटलिटेरियनिज़्म हुआ, वो क्या था? वो इसीलिए था बिकॉज़ पीपल डिडन्ट पार्टिसिपेट एंड उसके आइडियाज़ जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? हर आइडियाज़ आर इंस्पायरिंग पीपल टू कम टुगेदर, टू एक्ट टुगेदर एंड एक्सरसाइज पावर एंड तभी हम पावरफुल इमर्ज करेंगे व्हेन जब भी ऐसी कोई रिजीम्स आएँगी, टोटलिटेरियनिज़्म, ऑथोरिटेरियनिज़्म आएगा, इन सबको हमें चैलेंज करना है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझो। यही उसका हैना अरेंट का कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है? बिकॉज़ शी स्टडीड ऑल द रिजीम्स, फासिज़्म एंड अपने टोटलिटेरियन रिजीम्स जितने भी आए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर शी स्टडीड देम। तो उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि उनको चैलेंज करना है तो क्या है? वी हैव टू कम टुगेदर एंड इमर्ज पावरफुल। तो लिख दो कि हर आइडियाज़ आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन for those who are fighting authoritarianism and they continue to inspire. Similarly, they continue to inspire new social movements where people act together and people emerge powerful. ये ज़रूर लिख देना. They act together and they emerge powerful and challenge totalitarian regimes जैसे कि ईरान में feminist movement. कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. मैंने यहाँ पर ईरान feminist movement का दिया है. ठीक है? उसका कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्योंकि हमारे पास लिमिटेड चीज़ है, अगर 10 मार्कर का होता तो मैं ईज़िली इतना कर कर या वहाँ पर क्रिटिसिज़्म डालकर फिर एक इसके साथ खत्म कर देता। बट ये 15 या 20 आएगा तो बीच में मुझे ये एंड फिर उसका लिंकेजेस इनके साथ ये ऐड ऑन करना पड़ेगा। यही चीज़ वहाँ हमें स्मार्टली करनी होती है बिकॉज़ एट टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आएँगे जिसमें लगता है कि लिखें क्या? तो वही करो, उनका कंपैरिज़न दिखा दो, कंटेम्परेरी रेलेवेंस दिखा दो, क्रिटिसिज्म दिखा दो, ठीक है? बट सबसे पहले कोर डिमांड एड्रेस करना। हमेशा सबसे पहले कोर डिमांड एड्रेस करनी है एंड जो भी है सारे कीवर्ड्स लिखो, उन्हें अंडरलाइन करो, हाइलाइट करो। अंडरस्टूड? तो वही बेसिक चीज़ है, शी मेड अ डिफरेंस बिटवीन पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। पावर बता दिया, एबिलिटी टू एक्ट इन कंसर्ट, फिर उसको हमने लिंक कर दिया सूम पॉलिटिकॉन, हर थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल या फिर एक्शन से एंड सिमिलरली उसकी जो सिविक रिपब्लिकनिज्म एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उस आइडिया से भी एंड फिर कैसे हेबरमास और अमर्त्य सेन को इंस्पायर किया टू अचीव बेटर आउटकम्स वाया पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्लियर? और लास्ट में बता दिया कि दे हर आइडियाज हैव बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड वो बोलते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को, न्यू सोशल मूवमेंट्स को टू एक्ट टुगेदर एंड इमर्ज पावरफुल and challenge the authoritarian or totalitarian regimes as seen in the feminist movements in Iran. Simple? Understood? So please do write them. प्रैक्टिस करो, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बस इजीली क्वेश्चन को समझो, उसके क्रक्स को यहाँ से कीवर्ड उठाओ, पकड़ो, उसको इंट्रो से लिंक करो और लिखना शुरू कर दो। यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग। एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना, फिर तो ज़्यादा आंसर्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बस स्ट्रक्चरिंग से ही काम चल जाएगा। बट पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आंसर का मैं फ्लो कैसे बनाऊँगा? कैसे मैं इसको प्रोसीड करूँगा, चीज़ों को लिंक करूँगा एंड फिर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, 10 मार्कर है, 15 है, 20 है, इट विल आल्सो डिपेंड कितने मार्कर हैं और मैं क्या-क्या कंटेंट डालूँगा। जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो कि डू कंसिडर दैट कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड जो चीज़ बताई है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पावर की बात हो रही है तो क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी, सुई जनरस है, एक्टिंग इन कंसर्ट, उसने डिफरेंस क्रिएट किया, फिर मैं उसके आइडियाज़ को लिंक करना चाहता हूँ हेबरमास, अमर्त्य सेन के साथ। मैं ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्म कर सोचता हूँ पहले एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड इन पेपर। ठीक है? हमेशा ब्रेनस्टॉर्म कर सोचो कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, कीवर्ड्स हैं जिसको मुझे आंसर्स में डालना ही है। बाकी तो मेरी कहानी बनती है आंसर में। सबकी यही कहानी होती है। वही कहानी ही है, ऑप्शनल पीएसआईआर ये सारे ऑप्शनल यही हैं, कहानी वाले ही हैं। विल हैव टू फॉर्म फ्लो बनाना और उसको प्रेजेंट करना, विद दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। नाउ इसमें कंटेंट कम ज़्यादा कर सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है हम एक आइडिया ना लिखें, बट ये जो कोर आइडियाज़ हैं, ये वाले, ये लिखने बहुत ज़रूरी है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? ये भी लिखना ज़रूरी है और उसके बाद क्रिटिसिज्म भी। अंडरस्टूड?
तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस देम एंड लेट मी नो। आई एम थिंकिंग अबाउट कि सारे जो हमारे सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, सबके एटलीस्ट कुछ-कुछ पीवाईक्यू ज़रूर डिस्कस कर लेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द थीम्स इन द सिलेबस। ऑलराइट, सो डू लेट मी नो कैसा लगा एंड व्हाट एल्स डू यू वांट, और पर्टिकुलर कोई थीम इफ यू वांट कि ये डिस्कस होनी चाहिए एंड कोई पीवाईक्यू डिस्कस करना है, तो वो हम अपने वीकली सेशंस में भी कर लेंगे। ठीक है? एंड इसके अलावा इफ यू थिंक कि दिस पर्टिकुलर थीम शुड बी डिस्कस, तो वो भी मुझे डू लेट मी नो। बाकी आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन 1B एंड 2B। बट जो बाकी हमारे 1A के टॉपिक्स हैं, उनके भी मैं ऐसे ही सिलेक्टिव पीवाईक्यूज निकाल कर डिस्कस करूंगा। वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन सिलेबस के मैं पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा ऐसे ही। ठीक है? सो टेक केयर, स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।